नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम कैरियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जीएस की इस श्रृंखला को प्रारंभ कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने इतिहास विषय के अंतर्गत मुगल साम्राज्य को लिया है और इसकी कड़ी में आज हमारी दूसरी शुरुआत या दूसरी कड़ी के रूप में आपको मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले दूसरे शासक हुमायूं से रूबरू करवाएंगे। हुमायूं जो बाबर का बेटा था, दरअसल बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। बाबर के सबसे बड़े बेटे का नाम हुमायूं था, जिसका जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में जन्मा हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था और बाबर ने अपने सभी सैन्य अभियानों में हुमायूं को साथ रखा। यही कारण था कि हुमायूं को प्रारंभ से ही शस्त्र और शास्त्र दोनों की विधिवत शिक्षा दी गई और वह एक आला दर्जे का काबिल व्यक्ति था। आपको बता दें कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर का निधन हो जाता है और उसके 4 दिन बाद ही हुमायूं को आगरा में गद्दी पर बिठा दिया जाता है और वह मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक के रूप में अस्तित्व में आता है और उस समय उसकी अवस्था केवल 23 वर्ष थी और वह नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से आगरा में गद्दी पर बैठता है। हुमायूं एक बहुत ही काबिल व्यक्ति था, वो विद्या व्यसनी था। उसके बारे में कहा जाता है कि हुमायूं जहां भी जाता था उसका पुस्तकालय उसके साथ जाता था। उसे खगोल शास्त्र और ज्योतिष की बहुत अच्छी नॉलेज थी और कई बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जा चुका है, वह कौन सा मुगल शासक था जो खगोल शास्त्र और ज्योतिष का अच्छा जानकार था। ज्योतिष का अच्छा जानकार होने के कारण वो इसको आम जीवन में भी उसने इसे अपनाए रखा और यही कारण था कि वो सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुगल शासक था कि जो सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? हुमायूं। लेकिन इसके साथ साथ उसमें एक बुरी आदत भी थी और वो आदत क्या थी? वो आदत ये थी कि वो अफीम का शौकीन था। कौन सा मुगल बादशाह अफीम का शौकीन है? हुमायूं। हुमायूं अफीम का शौकीन था और लेकिन इसके साथ साथ उसके पास एक बहुत खूबसूरत हृदय था। वो बहुत ही भावुक और संवेदनशील व्यक्ति था और यही उसकी एक विफलता का बड़ा कारण बना। 26 दिसंबर 1530 को जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके 4 दिन बाद ही यानी 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं गद्दी पर बैठता है और हुमायूं के गद्दी पर बैठते ही शुरू होता है वह सफर जो कांटों भरा और कठिनाइयों भरा था। लेनपुल नामक इतिहासकार ने हुमायूं के संबंध में लिखा है कि वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हुमायूं जब से सिंहासन पर बैठा तब से उसे लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो उसको 2 बड़े सामने करने पड़े। एक तो अपने फूफा ख्वाजा मेहंदी का सामना करना पड़ा और दूसरा उसके साम्राज्य के अंतर्गत जो उच्च पदाधिकारी थे, खासतौर से मिर्जा लोग, वो उसके लिए समस्या बने रहे। लेकिन हुमायूं ने शुरुआती दौर में इन दोनों समस्याओं से निजात पाली, लेकिन अब अगली समस्या के रूप में उसके भाई खड़े हो गए थे क्योंकि वो सत्ता का विभाजन चाहते थे। उस समय यह परंपरा भी थी कि तुर्कों में भाइयों के बीच में सत्ता का विभाजन होता था और बाबर ने अब मरते समय अपने पुत्र से कहा भी था कि आप सत्ता का विभाजन कर देना और दूसरी बात यह है ये तुम्हारे भाई नहीं, ये तुम्हारे पुत्र की तरह है। और हुमायूं ने इस बात को अपने पिता को दिए हुए कौल का निर्वाह भी किया और उसने अपने भाइयों को पुत्रवत स्नेह दिया, लेकिन ये भाई हमेशा उसके लिए एक समस्या बने रहे। उसने अपने बड़े साम्राज्य का विभाजन कर दिया और काबुल और कंधार उसने कामरान को दे दिया। वहां की जागीरें कामरान को सौंप दी गई, जबकि हिंदाल को उसने अलवर और सिंध की जागीरें सौंपी, वहीं अस्करी को संभल की जागीरें सौंपी।
आपको बता दें, एक प्रश्न कभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हुमायूं शासक बनने से पहले कहां का सूबेदार था। आपको बता दें, जिस समय बाबर की मृत्यु हुई थी उस समय हुमायूं संभल का सूबेदार था। इस तरह से उसने अपने राज्य का विभाजन कर दिया। राज्य विभाजन से सत्ता, जो मुगल साम्राज्य की सत्ता थी, जो है वो कमजोर हो गई और इसकी कमजोरी का फायदा दूसरे शासकों ने उठाया और ये मुगल साम्राज्य के लिए एक विनाशकारी सिद्ध हुई। हालांकि शासक बनने के बाद हुमायूं ने जो लगातार चुनौतियों का सामना किया, उससे उसने बहुत कुछ सीखा। 1531 में ही उसके रूप में सबसे बड़ी चुनौती, यानी उसने सबसे पहला जो घेरा डाला वो कलिंजर का डाला। इस समय कलिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था। हुमायूं ने 1531 में कलिंजर का घेरा डाला और वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया और यहां से उसको बहुत बड़ी मात्रा में सोने की प्राप्ति हुई, बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सका। लेकिन उसने एक बड़ी गलती की, उसने प्रताप रुद्रदेव को संधि के साथ ऐसे ही छोड़ दिया। अगर वो उसके राज्य को विचित कर लेता तो कभी भी उसको उस क्षेत्र से चुनौती नहीं मिलती, लेकिन वो इस कूटनीति को, इस दूरदर्शिता को भूल चुका था। जिस समय में प्रताप रुद्रदेव के साथ जो है उसने जब संधि की, उसी समय उसको पता चलता है कि चुनार में समस्या हो गई है और उसने इसके बाद अपना ध्यान चुनार की ओर केंद्रित किया और चुनार का घेरा डाला। इस समय चुनार का जो किला था वो शेरशाह सूरी के अधीन था। शेरशाह सूरी जो एक अफगान शासक है, 4 महीने तक हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार का घेरा डाला और अंततः शेरशाह सूरी ने हुमायूं से एक संधि की। इस संधि के अनुसार उसने अपने बेटे कुतुब खां को एक सैनिक टुकड़े के साथ हुमायूं के सेवा करने के लिए भेज दिया था और इसके बदले में चुनार का किला शेरशाह सूरी के नेतृत्व में ही रहा और यह भी आगे चलकर एक विफलता का बड़ा कारण बना। अफगान लोग, जो मैंने आपको बता दिया था कि घाघरा के युद्ध में पराजित होने के बाद भी फिर से संगठित होकर अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, वो महमूद लोदी के नेतृत्व में फिर से जमा होते हैं और एक बड़ी शक्ति के रूप में महमूद लोदी आगे बढ़ता है। और जौनपुर से आगे एक स्थान है जिसका नाम है दोहरिया। 1532 ईस्वी में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में एक युद्ध होता है जिसे इतिहास में दोहरिया के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें हुमायूं ने महमूद लोदी की सेना को खदेड़ दिया और उस पर विजय प्राप्त की। दोहरिया के युद्ध के बाद अफगानों की शक्ति को लगभग निर्मूल करके वो वापस लौट गया और उसने अपना ध्यान केंद्रित किया गुजरात के शासक बहादुर शाह पर। बहादुर शाह जो एक शक्तिशाली शासक था, जो मुगल साम्राज्य के लिए खतरा बना हुआ था, 1534 ईस्वी में उसने गुजरात की ओर घेरा डाला और 1535 ईस्वी में उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित भी किया। इस तरह से हुमायूं लगातार चुनौतियों का सामना करता रहा। इधर शेरशाह सूरी अफगानों को संगठित करता जा रहा है और एक बड़ी शक्ति के रूप में परिवर्तित हो रहा है। वो बंगाल में जाता है और बंगाल के गौड़ में जाकर वहां पर भयंकर लूटपाट करता है और वहां से अकूत संपदा प्राप्त करता है, जिससे अफगानों के हौसले काफी बढ़ जाते हैं और वो एक विशाल संपदा को इकट्ठा करके रोहतास के किले में जमा कर देता है और सीधे सीधे अब उस अगली चुनौती के रूप में वो मुगलों के सामने था। हुमायूं अच्छी तरीके से समझ चुका था कि अफगान उसके लिए एक बड़ी चुनौती बनेंगे। वो एक बड़ी सेना लेकर बंगाल जाता है और जब वह बंगाल पहुंचता है तो देखता है कि उजड़ा हुआ बंगाल, उजड़ा हुआ गौड़ प्रदेश है और उसकी बदहाली को देखकर वो उस गौड़ क्षेत्र का नाम जन्नताबाद रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुमायूं ने जन्नताबाद नाम किसका रखा, तो हुमायूं ने बंगाल अभियान के दौरान गौड़ क्षेत्र का नाम जन्नताबाद रखा। अब हुमायूं को लगने लगा था कि वो समय आ गया है कि जिससे एक निर्णायक युद्ध भविष्य में संभावित हो सकता है और वही हुआ। भी 1539 का समय है कि जब चौसा नामक स्थान पर
हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में एक बड़ा युद्ध होता है जिसे इतिहास में चौसा का युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस चौसा के युद्ध में अफगानों ने इस बार मुगलों को शिकस्त दी। हुमायूं किसी भी तरीके से हुमायूं ने इस युद्ध में अपनी जान बचाई। वो गंगा नदी में घोड़े समेत कूद गया और उसने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। तो ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। और यह प्रश्न भी आता है कि किस युद्ध के बाद हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई? हुमायूं ने चौसा के युद्ध के बाद गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई और उसकी जान एक भिस्ती, एक मल्लाह ने बचाई थी। और यही कारण था कि हुमायूं ने उस भिस्ती को एक दिन का दिल्ली का बादशाह घोषित किया। चौसा के युद्ध की पराजय के बाद हुमायूं आगरा आया और आगरा आने के बाद उसने एक विशाल सेना को संगठित किया और अब वह एक निर्णायक युद्ध की तैयारी में था। इधर 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के हौसले काफी बढ़ चुके थे और वो भी अब एक डिसाइसिव वार की ओर बढ़ रहा था और उसने एक विशाल सेना लेकर कन्नौज की ओर आगे बढ़ा। और 1540 ईस्वी में कन्नौज के बिलग्राम नामक स्थान पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच इतिहास का वो एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया, जिसे इतिहास में कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए हुमायूं को बुरी तरह से शिकस्त दी। हुमायूं किसी तरीके से युद्ध क्षेत्र से भाग गया और वो भागकर सिंध पहुंचा और दिल्ली की सत्ता पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। और इसके बाद शेरशाह सूरी ने भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था, क्योंकि प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी ने जब लोदी वंश की स्थापना की थी तो अफगानों की भारत में यह पहली सत्ता थी। तो प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। और द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी। हुमायूं जो है भारत से भागकर सिंध पहुंचता है। सिंध में हिंदाल के यहां लगभग 1 वर्ष रहता है और यहीं पर हिंदाल के एक सिया शिक्षक की पुत्री हमीदा बानो बेगम, जो कि महज 14 वर्ष की थी, उससे उसका विवाह होता है। और हुमायूं का विवाह 1541 ईस्वी में जो है हिंदाल के सिया शिक्षक की पुत्री हमीदा बानो बेगम से होता है। और यहां से आपको बता दें, यह बात हिंदाल को काफी बुरी लगती है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंध में हुमायूं का विवाह 1541 में हमीदा बानो बेगम से होता है और यह बात हिंदाल को किसी तरह से अच्छी नहीं लगती। और इसके बाद हुमायूं अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को लेकर सिंध से चला जाता है और वह काफी दिनों तक इधर उधर भटकता रहता है। और यही जो है इसी भटकन के दौरान वो मारवाड़ के शासक मालदेव से भी सहायता मांगता है, जो उसे एक आश्वासन तो देता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही उसको हुमायूं को यह पता लगता है कि शेरशाह सूरी के अधिकारी मारवाड़ पहुंच चुके हैं, जो मालदेव से मिल गए हैं। और अब हुमायूं मारवाड़ जाना श्रेयस्कर नहीं समझता है। पर जिस समय निर्वासित होकर इधर उधर भटक रहा था, उसकी जो पत्नी है वो गर्भवती है हमीदा बानो बेगम। वह निर्वासित सा जीवन भटकते हुए अमरकोट पहुंचता है और अमरकोट का राजा बीरसाल हुमायूं और उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम को संरक्षण देता है। और यहीं 1542 ईस्वी में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है, जिसे इतिहास में हम अकबर के नाम से जानते हैं। इस समय हुमायूं की माली हालत बहुत खस्ता थी। उसके पास बांटने के लिए, जश्न मनाने के लिए कुछ नहीं था। महज एक कस्तूरी थी। उसने वो कस्तूरी निकालकर जो है उसको तोड़कर जो है उसे तोड़ दिया और उसकी जो खुशबू थी वो इधर उधर सुभाषित होने लगी। और हुमायूं ने इस अवसर पर कहा था कि जिस तरह से इस कस्तूरी की महक पूरे दुनिया के गोशे गोशे को महका रही है, उसी तरीके से मेरे बेटे की कीर्ति भी हिंदुस्तान के गोशे गोशे को महकाए। और हुआ भी है।
हुमायूं इसके बाद अपने पुत्र अकबर और पत्नी हमीदा बानो बेगम को काबुल में अपने भाई कामरान के यहां छोड़कर ईरान जाता है और ईरान के शासक तहमास से मदद मांगता है। ईरान के शासक तहमास से उसने मदद मांगी और ईरान के शासक ने उसकी मदद भी की। उसके साथ में एक बहुत बड़ा सैनिक जत्था रवाना किया। साथ में जब वो ईरान में था तब उसके साथ 2 चित्रकार भी तहमास ने भेजे थे। इसमें से एक का नाम था सैयद मीर अली और दूसरे का नाम था ख्वाजा अब्दुल समद। आपको बता दें, ख्वाजा अब्दुल समद भारत में मुगल शासन के अंतर्गत चित्रकला की विधिवत शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं जिन्हें अकबर ने शीरी कलम की उपाधि दी थी। ख्वाजा अब्दुल समद, जिन्हें अकबर ने शीरी कलम की उपाधि दी। हुमायूं बड़े सेना को इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता है और जब वह काबुल पहुंचता है तो काबुल में देखता है कि वह उसका भाई कामरान जो है बदल चुका है। उसके मार्ग रोकने का उसने पूरा इंतजाम कर दिया था और यहां तक आपको बता दें उसके अबोध बालक अकबर को उसने किले की दीवार से लटका दिया था। हुमायूं बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से अपने बेटे को बचाते हुए किले पर अधिकार करता है और इसके बाद अपने पुत्र और पत्नी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। 1555 ईस्वी में वो पंजाब में प्रवेश करता है और पंजाब में अफगानों की सत्ता को चुनौती देते हुए उन पर अधिकार करता है। 1555 ईस्वी में हुमायूं और अफगानों के बीच में एक निर्णायक युद्ध पंजाब में हुआ था जिसे इतिहास में मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं की सेना और अफगानों के बीच हुआ था जिसमें हुमायूं की विजय हुई। 1555 ईस्वी में ही हुमायूं एक बड़ी सेना लेकर आगे बढ़ता है और सरहिंद में उसका एक निर्णायक मुकाबला अफगानों से होता है। इस समय अफगानों की सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर कर रहा था और हुमायूं की सेना की कमान बैरम खां के हाथों थी और बैरम खां ने सिकंदर सूर को बुरी तरीके से शिकस्त दी और एक बार फिर से हुमायूं का भारत की उस केंद्रीय सत्ता पर अधिकार हो जाता है जिसे हम दिल्ली का तख्त कहते हैं और एक बार फिर से हुमायूं केंद्र में आ चुका था। आपको बता दूं 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था दीन पनाह नगर। तो कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि दीन पनाह नगर की स्थापना कब हुई? 1533 ईस्वी में। और दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने। कहां की? दिल्ली। इसी दीन पनाह नगर में एक लाइब्रेरी उसने बनाई थी। एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था शेर मंडल लाइब्रेरी और इस शेर मंडल लाइब्रेरी में एक वो लगातार, चूंकि वो मैंने आपको जैसा बताया था कि वो विद्या व्यसनी था, लगातार पुस्तकों को पढ़ा करता था। एक दिन वो किताब पढ़ रहा था और किताब को निकालने के लिए वो सीढ़ियों पर चढ़ा और सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और 1556 ईस्वी में इसी दीन पनाह नगर की शेर मंडल लाइब्रेरी में उसकी मृत्यु हो गई। तो परीक्षा में यह प्रश्न भी आता है कि सीढ़ियों से गिरकर किस मुगल शासक की मृत्यु हुई? तो आपको बता दें हुमायूं की 1556 ईस्वी में दीन पनाह नगर की शेर मंडल लाइब्रेरी में सीढ़ियों से पैर फिसल जाने से मृत्यु हो गई। हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है और आपको बता दो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया है। इस मकबरे की एक खास बात है, इस मकबरे में पहली बार द्विगुम्बद शैली का इस्तेमाल हुआ है। इसका जो गुम्बद है इसमें एक छोटा गुम्बद पहले बनाया गया है और फिर इसके बाद एक बड़ा गुम्बद बनाया गया है। तो द्विगुम्बद शैली का भारत में पहला इस्तेमाल किस मकबरे के अंतर्गत हुआ? हुमायूं के मकबरे के अंतर्गत। और दूसरी बात, ये पूरा मकबरा लाल बलुआ पत्थर का बना है लेकिन इसका जो डोम है जो है उसका जो गुम्बद है उसको सफेद संगमरमर से बनाया गया था। तो यह भी परीक्षा में प्रश्न आता है कि किस मुगल इमारत में सबसे पहली बार संगमरमर का प्रयोग किया गया? तो आपको बता दूं हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। हुमायूं का पूरा जीवन चरित्र हमें एक पुस्तक के अंतर्गत मिलता है जिसका नाम है हुमायूं नामा और इस हुमायूं नामा की लेखिका हुमायूं की मौसेरी बहन गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में हुमायूं नामा की रचना की। तो देखिए ये कहानी है हुमायूं की जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको एक बार फिर से हम सरसरी नजर से देखते हैं कि हुमायूं का जन्म कब हुआ। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ।
हुमायूं के पिता का क्या नाम था? हुमायूं का पिता बाबर और माता का नाम माहम बेगम था, जिन्हें माहम सुल्ताना भी कहते हैं। हुमायूं कितने वर्ष की आयु में दिल्ली का शासक बना? हुमायूं महज 23 वर्ष की आयु में दिल्ली का शासक बना। कौन सा मुगल बादशाह अफीम का शौकीन था? हुमायूं अफीम का शौकीन था। कौन सा मुगल बादशाह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था? हुमायूं सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। और दूसरी बात यह है कि हुमायूं जहां भी जाता था उसका पुस्तकालय उसके साथ जाता था। कौन सा मुगल बादशाह अच्छा ज्योतिषी और खगोल शास्त्री था? हुमायूं एक अच्छा ज्योतिषी और खगोल शास्त्री था। हुमायूं के बारे में कहा जाता है, किस इतिहासकार ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई? तो आपको बता दूं, प्रसिद्ध इतिहासकार लेन पुल ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा, दोहरिया का युद्ध कब हुआ? दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में अफगानों और हुमायूं के बीच हुआ। हुमायूं ने चुनार का घेरा कब डाला? 1532 ईस्वी में ही हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला। और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई। हुमायूं पूरी तरह से पराजित हुआ और इस युद्ध के बाद ही जो है शेरशाह सूरी ने भारत पर द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। हुमायूं का विवाह कब हुआ? हुमायूं का विवाह 1541 ईस्वी में सिंध में हमीदा बानो बेगम से हुआ। अकबर का जन्म कब हुआ? तो आपको बता दें, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के यहां हुआ। हुमायूं ईरान में किस शासक से मदद मांगने के लिए ईरान पहुंचा? तो आपको बता दूं, ईरान के शासक तहमास से वो मदद मांगने के लिए ईरान पहुंचा। और ईरान के इस शासक ने उसके साथ 2 चित्रकार जो है रवाना किए थे, जिनके में से एक का नाम था ख्वाजा अब्दुल समद और दूसरे का नाम था सैयद मीर अली। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध अफगानों और हुमायूं की सेना के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। और 1555 में ही सरहिंद का युद्ध जो है हुमायूं और अफगानों के सेनापति सिकंदर सूर के बीच हुआ, जो युद्ध निर्णायक था। और इसके बाद हुमायूं ने अपनी खोई हुई सत्ता और खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया। दीन पनाह नगर किसने बनाया था? आपको बता दें, 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई। और हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो 1556 ईस्वी में दिल्ली के दीन पनाह नगर की शेर मंडल लाइब्रेरी में सीढ़ियों से पैर फिसल जाने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा उसकी बेगम हाजी बेगम ने दिल्ली में बनवाया। और इसमें पहली बार द्विगुम्बद शैली का इस्तेमाल हुआ था। और हुमायूं का मकबरा भारत में पहली मुगल इमारत थी जिसके शिखर पर पहली बार सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया। हुमायूं का जीवन परिचय हमें कहां से मिलता है? तो हुमायूं का जीवन परिचय हमें उसकी मौसेरी बहन द्वारा लिखित फारसी भाषा में लिखित एक ग्रंथ से मिलता है, जिसका नाम है हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? गुलबदन बेगम। साथियों, बड़े अच्छे से आपने इस कहानी को सुना और इस कहानी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो आपके संज्ञान में पहुंचे होंगे। इनको ध्यान रखिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, चैनल में बने रहिए। अगली श्रृंखला के तहत हम अगले टॉपिक में अकबर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।